प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशंस इस चैप्टर का यह आखिरी वीडियो है। यह 11 नंबर का जो एग्ज़ाम्पल है यह थोड़ा सा थोड़ा अच्छा टिपिकल एग्ज़ाम्पल है, इसलिए मैं ये आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। तो चलिए हम इस एग्ज़ाम्पल में जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंस है उन चीज़ों को हम अंडरलाइन कर लेते पढ़ते, पहले एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे और आवश्यक जहाँ जहाँ हमको इम्पोर्टेंट लगता है उन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 का है, देखो स्टेटस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 जुलाई 2004, मतलब 1/7/2004 को इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो ये हमें इनकॉर्पोरेट डेट आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद उसने बोला है इफ़ टुक ओवर द बिजनेस ऑफ ए वेंडर एस एंड सन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल यानी 1/4/2004। तो ये डेट आपको, या आपका इफेक्ट कहाँ से परचेस किया वो डेट है। और ये आखिरी में फिर बोला उसने, देखो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज मेड अवेलेबल फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2005। तो ये 3 डेट आपकी इम्पॉर्टेंट हो गई जो हमको टाइम बेस्ड निकालने के लिए काम आने वाली है। चलिए आगे हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में फिर से और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ देखिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बोले तो यहाँ उसने ये रुपीज़ करके 3 जीरो ऊपर दिया है। इसका मतलब यहाँ की हर जो भी आपको यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशन, एडवर्टाइज, डिस्काउंट वगैरह दिया है, उनकी ऑलरेडी उसने 3 जीरो कट करके वो ऊपर ब्रैकेट में दिया है। यानी ये 98 मतलब 1000 नहीं है, उसके आगे और 3 जीरो आपके दिए हैं। तो ये जो 3 जीरो आगे है उसने ये जो 3 जीरो है वो कट करके उसने ऊपर में लिख दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और जब भी हम आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त पर्टिकुलर प्री रुपीज़ पोस्ट रुपीज़ लिखेंगे तो वहाँ पे हमको ऊपर ब्रैकेट में 3 जीरो देना बहुत कंपलसरी रहेगा। यदि वो नहीं देंगे तो हमारा ये पूरा के पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ 3 जीरो ऊपर देना पड़ेगा। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको 3 जीरो ऊपर देना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाद में इस एग्जांपल में आपको ये टर्म्स दिया है। तो यहाँ एक वेंडर इंटरेस्ट नाम का ये जो रेगुलर टर्म्स है, मतलब अभी मैक्सिमम एग्जांपल में हुआ आया है, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो इस एग्जांपल में एडिशनल इन्फॉर्मेशंस बड़ी थोड़ा सा ज़रा टिपिकल दिया है, थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा और तब जाके आपको उसको सोच के अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने क्या बोला है, देखो कि एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम सितंबर एंड ऑनवर्ड्स वाज डबल दैन दैट ऑफ एवरेज मंथली टर्नओवर ऑफ फर्स्ट 4 मंथ। मतलब सितंबर एंड ऑनवर्ड, सितंबर उसके आगे यह जो भी आपके फर्स्ट 4 मंथ है उनके डबल है। सपोज आप फर्स्ट 4 मंथ में हर मंथ में 1 रुपीज़ हम एज्यूम करते हैं, तो सितंबर से हर महीने का जो सेल्स होगा आपका वो 2 रुपीज़ रहेगा, मतलब आपका वो डबल रहेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बड़ी थोड़ी सोचने लायक है। आपको जब सेल्स रेशियो निकालेंगे हम तो ये थोड़ा सा हमको अच्छे तरीके से उसको सोचना पड़ेगा। मैं आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तब बता देंगे। और यहाँ पे रेंट के बारे में क्लियर बोला है, देखो कि रेंट फॉर फर्स्ट 3 मंथ उसने बोला है आपका कि वो है, अब यहाँ पे देखो 2 लाख रुपीज़ बोला है, लेकिन हमारा ऊपर एग्जाम्पल में तो आपको 3 जीरो कट करके, तो हम इंफॉर्मेशन में वो 3 जीरो कट करके नहीं है, तो यहाँ पे 2 लाख नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 जीरो कट करके आपको यहाँ पे 200 अपने को पर मंथ अपने को जब कैलकुलेशंस करेंगे तब लेना पड़ेगा। तो और यहाँ उसने आगे क्या बोला है, देखिए कि पर मंथ एंड देयर आफ्टर इट वॉज इंक्रीज बाय 50,000 पर मंथ। तो 3 जीरो कट करेंगे तो अपना 50 रुपीज़ उसको वहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे बोला है उसने, देखो कि बैड डेब्ट्स फॉर द पीरियड फ्रॉम सितंबर 1 September
2004 टू 31 मार्च, यानी 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक के बैड डेट्स उसने बोला है कि हमारा ये 3,50,000 है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए 3,50,000, इसका मतलब ये हो कि 3 जीरो कट करेंगे हम तो वो 350 एजूम मतलब कैलकुलेशंस के लिए लेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, क्योंकि वहाँ से उसके पहले का पीरियड फिर आपको जो भी होगा 1 सितंबर के पहले का पीरियड को आप जो बैड डेट से आपको वो सेल्स रेशो से आधार बेस पे लेना पड़ेगा। और बचा हुआ भी जो है 350 रुपीज़ वो पोस्ट पीरियड के, उसके लिए अपने को वर्किंग नोट्स में हम बता दिया हमने किस प्रकार कैलकुलेशन किया। यहाँ चौथे एडजस्टमेंट में देख लीजिए कि ऑडिट एंड अदर फीस वॉज अलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। अब अपने को पहले अपन सबसे पहले बताया गया कि ऑडिट फीस हमारा अनकॉमन एक्सपेंडिचर हम ट्रीट करते हैं। अब यहाँ हम ऑडिट फीस को अनकॉमन एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमको उसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऑडिट फीस है हमारा ऑन टाइम बेसिस लेना है। तो अब उसने जब इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको ऑडिट फीस अभी अनकॉमन एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, उसको हम टाइम बेसिस के आधार के ऊपर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू द फाइंड आउट द प्रॉफिट। हम अभी गणित इम्पॉर्टेंस पढ़ लिए, अब हम उसको आंसर में देखिए कि पहले हम टाइम रेशो निकालेंगे। तो टाइम रेशो देख लीजिए कि आपका वो मैंने अंडरलाइन जो डेट करने लगाया था उसके हिसाब से 1 अप्रैल का कमेंसमेंट था और उसने 1 जुलाई को आपको सर्टिफिकेट मिल गया। तो 1 जुलाई के 30 जून तक के जो होता है 1 अप्रैल टू 30 जून, ये 3 मंथ आपका ये प्री पीरियड हो गया। और जुलाई से लेके 31 मार्च ये आपका पोस्ट पीरियड हो गया। इसलिए ये रेशो 1:3 आ जाएगा। उसके बाद में सेल्स रेशो के बारे में उसने आपको क्लियर बोला। देखो यहाँ सेल्स रेशो निकालना थोड़ा सा टिपिकल बोला था मैंने आपको, तो ध्यान रखिए। तो अब उसने सेल्स आपको मंथ वाइज दिया है, तो हमने आपको देखो यहाँ पे सेल्स इस प्रकार से लिख के दिया। तो ये प्री पीरियड का 3 मंथ का सेल्स था, तो ये अप्रैल मई और जून मैंने लिख दिया हूँ प्री पीरियड का। और बाद में 9 मंथ का जो सेल्स है हमारा ये पोस्ट पीरियड का सेल्स है। ओके, अब उसने कैसे बोला देखिए सेल्स के बारे में। उसने बोला है देखिए कि सेल्स की द एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम सितंबर एंड ऑनवर्ड्स वाज डबल दैन द एवरेज मंथली टर्नओवर ऑफ फर्स्ट 4 मंथ, यानी पहले 4 मंथ के हिसाब से सितंबर और उसके आगे डबल सेल से बोलता। अब देखिए आप पहले 4 मंथ यानी देखिए अप्रैल से लेके फर्स्ट 4 मंथ आपके देखिए अप्रैल मई और जून और जुलाई, ये फर्स्ट 4 मंथ हो गया। ये फर्स्ट 4 मंथ से डबल है बोलता, कहाँ से? सितंबर से लेके मार्च तक यानी ऑनवर्ड्स। तो अब हमने देखिए कि फर्स्ट 4 मंथ में एज्यूम कर लिया हमने, देखिए 1 रुपीज़ एज्यूम कर लिया, 1 रुपीज़ एज्यूम कर लिया, 1 रुपीज़ एज्यूम कर लिया, 1 रुपीज़ एज्यूम कर लिया। तो ये 1 रुपीज़ एज्यूम करने, तो उससे हर महीने में आपके सितंबर से लेके मार्च तक डबल बोला है। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपीज़ 1 के रुपीज़ डबल 2 होगा, 2 कर लिए, यानी उसके गाइडलाइन के हिसाब से हमने वो सेल्स फर्स्ट 4 मंथ में जो सेल्स था वो 1 रुपीज़ ले लिया। तो सितंबर से आना ऑनवर्ड्स आपका ये 2 हो जाएगा, क्योंकि उसने डबल बोला है। और बाद में एक बोला कि अगस्त महीने के लिए उसने सेपरेट इन्फॉर्मेशन बोला है कि देखो उसने बोला है एंड द टर्नओवर वाज 150 ऑफ टर्नओवर इन द फॉलोइंग मंथ। कब है कि अगस्त में बोला, देखिए अगस्त, सिर्फ अगस्त महीने में बोलता कि उसकी जो आगे के महीने के हिसाब से वो 150 टाइम्स बोला है। तो आप देखिए कि अगस्त मंथ का, देखिए अगस्त मंथ, ये अगस्त मंथ है, उसके आगे में जो भी सेल्स होगा उसके 100, यानी अभी आगे का महीने में हर महीने में कितना 2 रुपीज़ है, तो वो 2 के 150 यानी 3 रुपीज़ हो जाएगा ना। तो अगस्त मंथ का आपका सेल्स ये 3 रुपीज़ कंसिडर करेंगे। इस तरह से आपको ये सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए हमारा सेल्स रेशियो किस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1 रुपीज़ लेते हैं हम, तो ये 3 हो गया। और यहाँ देखिए आपका कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गया, 17 18, यानी आपका रेशियो निकल गया 3 1 3 और 3 6 18, यानी 1:16 ये आपका सेल्स रेशियो निकल जाएगा एज पर उसके डायरेक्शन के हिसाब से, एज पर यूज एडजस्टमेंट। अब इंटरेस्ट रेशियो के बारे में उसने क्लियर बोला है, देखिए
इंटरेस्ट रेशो के बारे में, इंटरेस्ट रेशो के बारे में उसने बोला है, देखिए कि ये जो इंटरेस्ट है बोलता वो फर्स्ट 10/2004 तक की है। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट 10 यानी आपका मंथ हो जाएगा 1 अक्टूबर। तो पहला तो आपका अप्रैल से लेके जून तक ये 3 मंथ हो जाएगा आपका ये, और फिर जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर का आपका पेमेंट हो रहा है। तो 1 अक्टूबर तो काउंट नहीं करेंगे, फिर काउंट कौन सा होगा, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ ही काउंट होंगे। यानी ये 3 मंथ इधर प्री के हो गए, 3 मंथ पोस्ट के हो गए, इसलिए यहाँ रेशो आपको 1:1 आ गया। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में रेंट के बारे में, रेंट एंड टैक्स नाम का जो टर्म्स था इसके बारे में ध्यान रखिए आप कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए रेंट एंड टैक्स नाम का टर्म्स आपका दिया है, देखिए 3000 दिया है। अब यहाँ पे उसने एडजस्टमेंट में बोला है कि हाँ अब 3000 है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि ऊपर 30 कट करके है, यानी 3 हो गया, ये 30 लाख हो गया ये। तो अब हमको यहाँ इसमें 2 टर्म्स है, रेंट है और टैक्स है। तो रेंट के बारे में सिर्फ उसने इन्फॉर्मेशन बोला है कि उसने बोला है कि फर्स्ट 3 मंथ रेंट वॉज 200, अपन 30 कट करके लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ऊपर 30, तो 200 पर मंथ है फर्स्ट 3 मंथ, और उसके आगे में जितने भी महीने होंगे उसमें हर महीने में 50,000 यानी 50,000 के 30 कट करेंगे, तो अपन टेकन करेंगे हम 50 रुपीज़ इंक्रीज करेंगे, यानी 250 रुपीज़ अभी नेक्स्ट 9 मंथ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए, तो अब इसका कैलकुलेशन किस प्रकार होगा देखिए, मैं आपको वर्किंग में दिया हूँ, देखिए कि यहाँ कैलकुलेशन ऑफ रेंट। तो उसने पहले बोला था कि रेंट इज गिवन इन फर्स्ट 3 मंथ 200 फॉर प्री के, तो पहले 3 मंथ ये आपके प्री के हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 600 हो गया, और टोटल हमारा रेंट और टैक्स हमारा 3000 दिया था। और उसके आगे में फिर 9 मंथ, ये पहले तो 3 मंथ 200 था, और अभी अगले हर महीने में 50 रुपीज़ इंक्रीज होने जा रहा है, तो 250 हो जाएगा, और रेस्ट 9 मंथ के हो जाएंगे, यानी 250 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 2250 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा रेंट अब 2850 हो जाएगा। तो टोटल रेंट एंड टैक्सेस नाम का टर्म्स हमारा 3000 था गिवन, उसमें से रेंट का टर्म्स निकलता है 2850 रुपीज़, यानी 600 प्री पीरियड का, और 2250 है पोस्ट पीरियड का। तो ये निकलने के बाद बची हुई 150 रुपीज़ जो अमाउंट है ये टैक्स की अमाउंट आएगी। ये कैसे हो गया, 3000 माइनस 2850 माइनस करेंगे, तो ये जो 150 आ गया उसके ऊपर 3 0 कट करके है, ध्यान रखना, तो अपने को वो तो कभी कंसिडर करना है नहीं। तो ये 150 रुपीज़ वी अलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस बोला मैंने, देखिए, यानी कि टैक्स के बारे में तो उसने बोला नहीं है, रेंट के बारे में बोला था। तो अब ये जो 150 है तो 1:3 आपका टाइम रेशियो है, तो 150 1:3 के टाइम में अलॉट करेंगे, तो ये 38 आ जाएगा टैक्स यहाँ पे प्री पीरियड में, और 112 ये आपका पोस्ट पीरियड का आ जाएगा। इस तरह से ये आपका अभी देख लीजिए, ये जो रेंट एंड टैक्स है इन दोनों का एडिशंस करेंगे हम, 600 रेंट और 38 आपका टैक्स, यानी प्री पीरियड के लिए 638 और पोस्ट पीरियड के लिए रेंट हो गया और ये टैक्स हो गया, तो 2362। अब ये आपका कैलकुलेशंस करके है, अब इसको अपने को कोई मतलब वहाँ पे डायरेक्ट अपने को लिखना पड़ेगा रेंट एंड टैक्स नाम का टर्म्स। रही बात अब बैड डेब्ट्स की, अब बैड डेब्ट्स के बारे में उसने क्या बोला देखिए, आपको एग्जाम्पल में बैड डेब्ट बोला है, देखो कि फ्रॉम सितंबर से लेके 31 मार्च तक के 3,50,000 है, तो अपन 3,50,000 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 30 कट करेंगे, तो ये 350 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कैसे कैलकुलेशंस कर लिया, क्योंकि टोटल बैड डेब्ट्स गिवन आपके एग्जाम्पल में कितना था, तो देखिए टोटल बैड डेब्ट्स आपके एग्जाम्पल में 1250 है, तो आपको यह पता चलना चाहिए कि वो सितंबर से लेके 350 है ओनली। तो आप बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन देख लीजिए, ये देखिए अलोकेशंस ऑफ बैड डेब्ट्स किस प्रकार से किया, क्योंकि ये सितंबर ये आपका जो पीरियड है ये आपका पोस्ट पीरियड हो जाएगा, तो मैंने ये पोस्ट पीरियड में डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ओके, तो अब आपका देखिए
सितंबर से लेके, तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि सितंबर से लेके मार्च तक आपका 350 रुपीज़ बैड डेप्ट से। तो ये जो बचा हुआ बैड डेप्ट से आपका, यानी 1250 में से 350 में तो 900 जो बैड डेप्ट से, ये अप टू अप्रैल से लेके सितंबर तक का होगा। अप्रैल से लेके यहाँ पे देखिए मैंने एज गिवन करके दिया हूँ, सितंबर टू 31 मार्च का ये 350 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हो कि जो 900 है ये अप टू सितंबर के, अप्रैल से लेकर सितंबर तक के है, ये देखिए। और वो रेशो निकालना पड़ेगा ऑन द सेल्स बेसिस। अब आपको सेल्स बेसिस रेशो कैसे कंसिडर करेंगे, तो सेल्स बेसिस देखिए आपका उसके लिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर से तो आपका यहाँ पे उसने आगे का तो ये 350 रुपीज़ दिया ही था आपको। तो आपका जो भी सेल्स कंसिडर करेंगे, सिर्फ अभी रेशो निकालेंगे तो ये इस पीरियड का आ जाएगा हमारा सेल्स। देखिए कि यहाँ पे देखो अप्रैल में जून का सेल्स है आपका 3, और यहाँ पे देखिए जुलाई और अगस्त, क्योंकि सितंबर से लेके 350 है तो जुलाई और अगस्त का सिर्फ सेल्स है आपका कितना 4, यानी इसके लिए सेपरेट आपका कैलकुलेशन मतलब सेल्स रेशो निकलेगा 3:4 निकलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने आपको यहाँ रेस्ट 900 का जो सेल्स है आपका, ये जो 900 है इसको मैंने ऑन सेल्स 3:4 के बेस के ऊपर अलोकेट कर लिया है। हालांकि देखा गया तो हमारा सेल्स रेशो तो 1:6 निकल गया था, लेकिन ये जो सेल्स रेशो था आपका ये पूरे होल ईयर का था, इसलिए हमारा जो सेल्स रेशो निकलने वाला है ये सिर्फ कहाँ तक के निकलेगा, ये सेल्स आपका ये रेस्ट जो अप्रैल से लेके अगस्त तक का। तो इसलिए इसका मैंने ये आपको सेपरेट सेल्स रेशियो निकाल के फिर ये 900 को 3:4 में अलोकेट करेंगे तो ये प्री पीरियड का बैड डेप्ट निकलेगा और ये पोस्ट पीरियड का निकलेगा। अब टोटल पोस्ट पीरियड का बैड डेप्ट हो गया आपका ये सितंबर के बाद का, और ये सितंबर के पहले वाला, और ये फर्स्ट 3 मंथ का। इस प्रकार से आपका ये प्री पीरियड का बैड डेप्ट और ये पोस्ट पीरियड का बैड डेप्ट आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार के हमने ये वर्किंग नोट्स निकाल लिए। उसके बाद देखिए अभी हम क्लासिफाई करेंगे टर्म्स को, मतलब सिंबॉलिक करेंगे। सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है सेल्स रेशियो में लेना पड़ता है, ये तो आपको पहले से मालूम अभी ध्यान में आ गया होगा। कमीशन हम सेल्स रेशियो में लेंगे, एडवर्टाइजमेंट यह भी सेल्स रेशो में लेंगे, डिस्काउंट यह भी सेल्स रेशो में लेंगे। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान रखना ये क्रेडिट में आ जाएगा। डायरेक्टर फीस यह आपका अनकॉमन एक्सपेंडिचर है जो पी में आएगा। सैलरी यह टाइम में आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन यह भी स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होने के कारण टाइम रेशो में आएगा। इंश्योरेंस यह भी आपका टाइम रेशो में आएगा स्टैंडिंग होने के कारण। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अनकॉमन है पोस्ट में आएगा आपका। रेंट और टैक्स के बारे में हमने वर्किंग नोट दिया है, तो यहाँ पे आपको रेंट एंड टैक्स के लिए आपको अभी अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वर्किंग नोट के हिसाब से उसको अलोकेट करेंगे। उसके बाद बैड डेट भी आपका देखो वर्किंग नोट के हिसाब से ही आएगा। वर्किंग नोट नंबर ये 4 और वर्किंग नोट नंबर ये 5। ओके चलिए ऑडिट फीस के बारे में। अब ऑडिट फीस आपका वैसे तो अनकॉमन एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन होने के कारण अभी हमको इसको टाइम बेस पे लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है। दूसरी बात यहाँ सबसे आखिरी में एक पद टर्म्स दिया है कि बैड डेप्ट्स रियलाइज बोल रहा है उसने कि बैड डेप्ट आपका कभी कभी रिकवर्ड होता है क्योंकि तो वो मिल गया तो, लेकिन उसने रियलाइज कब हो गया बोल रहा है बैड डेट। देखिए ऑन 1 मतलब मई को रियलाइज हो गया, तो आपका अप्रैल और मई ये आपका तो प्री पीरियड का हो गया ना, तो ये आपका इनकम है बैड डेट रियलाइज हो गया तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन सिर्फ ये प्री पीरियड में आएगा। कौन सी पीरियड में आ जाएगा क्योंकि अप्रैल मई और जून ये आपका प्री पीरियड है, तो इसको आपको प्री पीरियड में ही लेना पड़ेगा इसको। ओके तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। चलिए हमने अभी इसको एग्जांपल किस प्रकार से सॉल्व किया देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपका टाइम रेशियो पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स रेशियो पे आ गया, अलोकेट कर दिया उसको हमने।
एज पर रेशो के हिसाब से। बैड डेट देखिए, मैंने बोला कि 500 रुपीज़ ये मई महीने में रिकवरी हो गई थी, तो ये 500 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपका प्री पीरियड में आ गया क्रेडिट साइड में। और बाद में जो स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, देखिए स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो जो हमने लिखे हैं उनको टाइम रेशो में देना है आपको। उसके बाद में रेंट के बारे में देखिए, रेंट एंड टैक्सेस यहाँ लिखा हूँ मैंने एज पर वर्किंग नोट 4, जो आपके निकाल के दिया मैंने वर्किंग नोट के हिसाब से, यहाँ डायरेक्ट लिखना है इसको। उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंडिचर देखिए, दे आर अलोकेटेड ऑन सेल्स रेशियो 1:6, और ये अलोकेट कर दिया। उसके बाद बैड डेट्स एज पर गिवन वर्किंग नोट नंबर 5, जो आपको पहले कैलकुलेशंस करके दिया हूँ। उसके बाद में अनकॉमन एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे हम, अनकॉमन एक्सपेंडिचर है। और वेंडर इंटरेस्ट का रेशियो आपका कैलकुलेट किया है 3 मंथ एंड 1:1, 2000 एक था, ये 1000, और फिर क्रेडिट में से डेबिट की टर्म्स माइनस करेंगे तो आपका ये प्री का प्रॉफिट आ जाएगा और ये पोस्ट का प्रॉफिट आ गया। तो इस एग्जाम्पल में इतना ध्यान रखिए कि ये 3 जीरो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप ये नहीं दोगे तो आपका ये पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जीरो होने से आपके ये वैल्यूज़ जो दिख रहे, मतलब जैसे यहाँ 3 जीरो का 58,50,000 हो जाते हैं। अब यहाँ पे वह देख रहा है तो 5,850 दिख रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर 3 जीरो होने से आपका एडजस्टमेंट में 3 जीरो आपको कट करना पड़ेगा। ऊपर उसने ऑलरेडी ही 3 जीरो कट करके दिया था। तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ये आपका ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का था। इसी प्रकार का सिमिलर एग्जाम्पल आपके मैं जो नोट्स दिया हूँ उसमें 15 नंबर का ये सिमिलर एग्जाम्पल है, वैसे ही एग्जाम्पल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये आखिरी है, और ये एक सबसे मतलब अच्छा गणित था, टिपिकल एग्जाम्पल था ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का। इसके बाद ये आपका कुछ जो मैंने आपको नोट्स दिया हूँ इसके कुछ यदि आंसर नहीं आते होंगे आपको, मतलब या कोई सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है, तो मुझे आप व्हाट्सएप को इसमें बता देना कि ये आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसका आंसर सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। थैंक यू। ओके।